अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदम् अशाश्वतम् अनेकार्थम् अनानार्थम् अनागमम् अनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादम् प्रपञ्चोक्षमं शिवम् देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदताम्बरम्। ये आचार्य नागार्जुन की बुद्ध वंदना से मैं आरंभ कर रहा हूँ। मैं महायान का मूलतः विद्यार्थी हूँ और आज मैंने अपना विषय जो रखा है वो सामाजिक सक्रिय बौद्ध धर्म की शांति और सद्भाव की स्थापना में भूमिका रखा है। और आरंभ करता हूँ क्योंकि विषय मैंने सामाजिक सक्रिय बौद्ध धर्म की शांति सद्भाव की स्थापना में भूमिका रखा है। तो आदरणीय प्रफुल्ल गढ़पाल सर द्वारा विरचित बाबा साहब को उन्होंने समर्पित करते हुए कुछ बसंतल का छंद में पाली में रचनाएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक रचना से आरंभ कर रहा हूँ। रम्माननं नरवरं पदुमक्षिमन्तं विकन्त धम्मवर्यं सुमना विरामं शीले हि तुल्यधवलं हिमवन्तराजं बंदामि भीम पवरं सुवलक्षणं तं। अर्थात सुंदर मुख वाले, पुरुषोत्तम, कमल जैसे नेत्रों वाले, विक्रांत इत्यादि गुणों से समन्वित होने से वरेण्य, चित्ताकर्षक, पुष्प की तरह सुंदर, शीलों में हिमालय पर्वत की तरह शुभ्र दिखाई देने वाले तथा शुभ लक्षणों से युक्त उन महाश्रेष्ठ महामानव भीमराव का मैं वंदन करता हूँ। तो अगर हम सामाजिक सक्रिय बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो बुद्धिज्म तो प्रारंभिक दौर से ही सामाजिक रहा है। उसकी एक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, जैसा कि एक दौर चला किस तरह की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में, जब पूरा जो भारत था अंग मगध काशी कौशल बज्जी मल्ल चेदी मत्स्य कुरु पांचाल अवंती गांधार अस्मक कंबोज इत्यादि 16 महाजनपदों और 10 गढ़ राज्यों में जो केसमुक्त है, वैशाली है इत्यादि में जो बटा हुआ था भारत, उस भारत की एक पृष्ठभूमि थी। और उस पृष्ठभूमि में आजकल हमने देखा है कि हम केवल एकांगी होकर बातें करने लग जाते हैं। बुद्धिज्म इससे भी पहले रहा होगा और रहा था, इसके उल्लेख भी हमें मिलते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ भी अब हमें मिलना शुरुआत हो गए हैं। तो उस समय जो भी सामाजिक पृष्ठभूमि या जिस भी तरह की पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि से तथागत गौतम बुद्ध का निकलना, सिद्धार्थ का बुद्ध बनना अपने आप में ही क्रांति थी। और वो एक दौर था जब पूरी दुनिया में इस तरह की क्रांतियां हो रही थी। कहीं पाइथागोरस हो रहे थे, कहीं कन्फ्यूशियस हो रहे थे, तो भारत में तथागत गौतम बुद्ध उस बलगा को संभाल रहे थे। तो ऐसे दौर में कपिल वस्तु का एक जो राजकुमार है और उसके भीतर इस तरह की प्रेरणा पैदा होना, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में बताया है कि वो जो गृह त्याग करके निकलते हैं वो एक जो है व्याख्या पद्धति है। जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग उन चीज़ों से मतलब अपना ताल्लुक रखें या संबंधित हो सकें, परंतु उस व्याख्या पद्धति में जो तार्किक गवेषणा है वो हमें समझनी चाहिए और ग्रहण करनी चाहिए। तो वो गृह त्याग करके निकलते हैं और कई जगहों पर जाते हैं, मेडिटेशन कहीं सीखते हैं, कहीं पर किसी और चीज़ को सीखते हैं और सीखते सिखाते सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है प्रकृति के बीच में जाके वो अपने प्रश्नों का समन करते हैं। और उन प्रश्नों का समन करके जब वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध बनते हैं और उसके बाद धम्मचक्र प्रवर्तना जो होती है और उसके बाद से तो अनवरत जो आज ये बुद्धिज्म है ये अनवरत तब से लेके अब तक चला आ रहा है। तो ये करुणा और मैत्री का जो मार्ग था तथागत गौतम बुद्ध के बाद भी भारत में कई सदियों तक विद्यमान रहा। और इस मार्ग का जो लाभ है भारत के अलावा भी पूरी दुनिया को पहुंचा। तो उसमें सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क ये 2 बड़े सम्राट हैं भारत के, जिनका बहुत बड़ा योगदान है और पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैला और चला गया। तो एक ये पूर्व पीठिका टाइप की देखें। अब देखते हैं कि मध्यकाल का जो दौर है, बाकी भारत में कुछ भी इसको लोग कहें या कैसे भी इंटरप्रेट करें, क्योंकि इतिहासकारों का काम इंटरप्रिटेशन होता है, पर हम जरूरी नहीं कि उससे इत्तेफाक रखें, क्योंकि मध्यकाल का दौर विशेषकर हमारे लिए बौद्धों के लिए अंधकार युग रहा है। उस दौर में जिस तरह से बुद्धिज्म का डेक्लाइन हुआ, क्योंकि बुद्धिज्म ज्ञान परंपरा पर टिका हुआ धर्म है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंतपुरी इत्यादि जो विश्वविद्यालय थे एक के बाद एक नेस्तनाबूद किए जाते रहे, पुस्तकालयों में आग लगाई जाती रही और उसके बाद जो ज्ञान परंपरा थी वो धीरे धीरे यहाँ से लुप्त होती रही। और जब ज्ञान परंपरा लुप्त हो जाती है तो मानने वाले लोगों का भी एक नई प्रक्रिया के तहत समाज में पुनर्गठन किया गया।
उन लोगों को विभिन्न वर्गों में रखा गया, क्योंकि जब आपका ही धर्म यहाँ से नष्ट हो गया, आपकी संस्कृति नष्ट हो गई, तो जो इस संस्कृति को जीवित जागृत जो परंपरा इस देश में थी, जिस देश में आप देखिए कि हिमालय से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ईरान से लेकर वियतनाम तक कितना विशाल भूभाग, और उस विशाल भूभाग में सम्राट अशोक के अभिलेख जगह जगह मिलना अपने आप में एक इस तरह की व्यापकता को दिखाता है कि उस समय जब ऐसा धर्म हो और उसको मानने वाले लोग हों, तो आखिर वो लोग गए कहाँ। इवन हम ब्राह्मणिकल सोर्सेज की भी बात करें तो वहाँ पुराणों में ऐसे उल्लेख आता है कि 1 करोड़ लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कहीं लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। चलो हम उन ग्रंथों को भी मान लेते हैं, तो वो लोग गए कहाँ? तो वो लोग भी तो कहीं ना कहीं गए। तो उन लोगों का कहीं ना कहीं संस्कृति का जो पुनर्पाठ होता है उसके तहत सामाजिक वर्गीकरण किया गया। कहीं किसी को राजपूत बनाया गया, कहीं किसी को शूद्र बनाया गया, किसी को अछूत बनाया गया, किसी को व्रात्य बनाया गया। और सामाजिकीकरण की ये जो प्रक्रिया चली आई, उस प्रक्रिया में चीजें हुई। तो और अब हम आते हैं एकदम मॉडर्न बेस पे आते हैं। जब बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे, उस समय जब भारत में क्योंकि पूर्व पीठिका बन चुकी थी, तो सामाजिक सक्रिय बौद्ध धर्म या सामाजिक संलग्न बौद्ध धर्म, जिसे हम सोशली एंगेज बुद्धिज्म कहते हैं, क्योंकि हिंदी में अभी हमें इसके शब्द निर्धारण की आवश्यकता है। इस पर विद्वानों की एक बड़ी मीटिंग हो जिसमें हम शब्द निर्धारण करें, क्योंकि ये बुद्धिज्म का सबसे क्या कहते हैं एक ज्वलंत और एक आधुनिक विषय है, जिस पर पूरी दुनिया चर्चा करने लगी है। यूरोप से लेकर एशिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का अब ये हिस्सा बन चुका है। तो उस समय जब भारत में बाबा साहब धम्म दीक्षा लेते हैं और बुद्धिज्म पुनः वापस आता है, वो एक नए रूप में आता है। उसका जो मेन मोटो है वो स्पेसिफिक मोटो है और वो एकदम सोशली एंगेज है। तो ऐसा ही ये जो टर्म है सोशली एंगेज बुद्धिज्म की, ये थिक नत हन जो वियतनाम के मॉन्क हैं, उन्होंने इसको यूज़ किया वियतनाम युद्ध के बाद में, क्योंकि जनता अगर चाहती है, अमेरिका के साथ जो वियतनाम का संघर्ष चल रहा था तो हिंसक हो सकती थी, परंतु वहाँ बुद्धिज्म की वजह से वो आंदोलन अहिंसक भी हुआ। वहाँ साम्यवादी लोगों ने किया कोशिश उस तरह की, परंतु बुद्धिज्म की वजह से वो एक अहिंसक आंदोलन हुआ। और सामाजिक सक्रिय संलग्न बुद्धिज्म की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वहाँ अहिंसा उसके मूल में है। आप सुधार करते हैं अहिंसा के माध्यम से। बाबा साहब ने धम्म सुधार किया, अपनी दीक्षा ली, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब का पूरा जीवन अगर आप देखोगे, वो जो सत्याग्रह, ये जिस तरह के शब्द लोग यूज कर रहे हैं वो हो सकते हैं, परंतु उन शब्दों में भी आप देखिए कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो दिखाई देती है। बाबा साहब का हर मूवमेंट अहिंसक मूवमेंट था और हर मूवमेंट प्रज्ञा पर टिका हुआ मूवमेंट था। वो कहीं भी कभी भी किसी भी भीड़ में हिंसक होने की बात नहीं करते हैं। तो ये जो परंपरा है इस तरह की, अगर हम एक थोड़ी सी बात और करें मंगोलिया की स्पेशली, क्योंकि मैं मंगोलियन लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ और मैंने मंगोलियन लैंग्वेज सीखी है और उसके मूल ग्रंथों को थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो मंगोलिया 1943 तक ये देश बड़ा आज़ाद देश था। 1943 में इस पर रशिया ने आक्रमण किया और रशिया के आधिपत्य में आने के बाद एक पूरा जीता जागृत बौद्ध देश बर्बाद हो जाता है। उसकी संस्कृति नष्ट की जाती है वामपंथियों के द्वारा, पूरे के पूरे बुद्ध विहारों को ध्वस्त किया जाता है। और 1943 से लेकर और 90 तक, जब तक रशिया का विघटन नहीं होता है, वो देश एक तरह से बौद्ध रहित हो जाता है। और 90 के दशक में भारत से जब वो आज़ाद होता है उनसे, तो भारत से एक राजदूत बन के जाते हैं लामा कुशक बकुल रिम्पोछे जी, जो लेह लद्दाख के हैं। अगर आप लोगों ने नाम सुना उनका, उनके नाम से उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि दिल्ली सरकार ने भी उनके नाम से, दिल्ली में जनपद के पास एक रोड है उसका नाम कुशक रोड रखा है, और लेह लद्दाख के एयरपोर्ट का नाम भी जो है कुशक बकुल रिम्पोछे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। वो यहाँ से एम्बेसडर बन के जाते हैं और वहाँ मंगोलिया में एक छोई लुब्संजब नाम के व्यक्ति थे, उन दोनों ने मिलकर वहाँ बुद्धिज्म को इतना रिवाइव किया। 10 साल उन लोगों ने मेहनत की कि आज वो कंट्री जो है अराउंड 95% लोग वहाँ बुद्धिस्ट लोग हैं। तो देखिए कि वो जो बुद्धिज्म का मूवमेंट उन्होंने चलाया, उन्होंने वामपंथ के नाम पर जिस तरह से वामपंथ अपना आंदोलन चलाता है, संघर्ष या इस तरह से लड़ाई झगड़ा, उस लड़ाई झगड़े वाली संस्कृति में कोई सौम्य व्यवहार से, कोई अहिंसक आंदोलन से, कोई करुणा, मुदिता और मैत्री की भावनाओं से समन्वित होकर जब आंदोलन चलाता है तो उसका रिजल्ट दिखाई देता है। विदिन 10 ईयर्स वो पूरा का पूरा कंट्री दोबारा से बुद्धिस्ट हो जाता है। कल कुछ लोग बात कर रहे थे चंगेज़ खान की, तो बता दें कि चंगेज़ खान
की परंपरा के जस्ट बाद चंगेज खां बुद्धिज्म के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। उन्होंने दुनिया पे आक्रमण किया परंतु बौद्ध विहारों को कभी तोड़ा नहीं। बुद्धिज्म को उन्होंने प्रमोट भी किया उस तरह से, उसके बहुत सारे उल्लेख है हमारे पास। और जो चंगेज खान के अगले जो वंशज थे, जो तीसरी पीढ़ी में आते हैं कुबलई खान, तो खान इज द टाइटल, खान दैट इज द वर्ड ऑफ मंगोलियन लैंग्वेज। इसका मीनिंग एम्परर होता है, खान का सम्राट होता है, वो मंगोलियन भाषा का शब्द है। और वो इतना पॉपुलर हुआ कि जिन मंगोलियंस ने इस्लाम स्वीकार किया वो मुगल कहलाए, और बाद में वो खान टाइटल उनके साथ होते हुए इंडिया में भी आ गया। तो इस तरह से खान जो है वो मंगोलियन शब्द है और उसका मतलब सम्राट होता है, उसे अन्यथा ना लें। तो कुबलई खां और रानी शबी मंगोलिया के पहले सम्राट थे और सम्राट अशोक की तरह ही बड़े महान सम्राट थे। जब भारत से बुद्धिज्म पतन को प्राप्त हो गया था, कुबलई खान के दरबार में बुद्धिज्म को पूरी दुनिया के रिलीजन की एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें से चाइना के जो लामा फक्सपा थे, उन लामा फक्सपा जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने पूरी सभा में इस्लाम, ईसाई, ये जो कन्फ्यूशियस मत वाले जो लोग थे और भी जो ब्राह्मण्स, कश्मीरी ब्राह्मण्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उस धर्म सभा में, और बाकी सारे लोगों को उन्होंने हराया अपने शास्त्रार्थ में। लामा फक्सपा पहले दलाई लामा बने थे और वहीं से दलाई लामा की परंपरा जो है आरंभ होती है। आज हमारे बीच में 14वें दलाई लामा है। और लामा फक्सपा जो थे उन्होंने मंगोलियन लिपि का आविर्भाव किया। तो देखिए लोगों ने कितना काम किया है, किस किस तरह से हमारे भिक्षुओं ने इस परंपरा को जीवित रखा है। हम इन सबके एक तरह से, और ये सोशली एंगेज बुद्धिज्म ही है। जो आधुनिक बुद्धिज्म हम देख रहे हैं, मैंने तो एक देश का उदाहरण आपको बताया है। अगर हम देखें श्रीलंका में जो आंदोलन विशेषकर भदंत मोहटोविट्टे गुणानंद और भदंत हिक्कड़वे सुमंगल महाथेरो, इन दोनों विद्वानों ने जो आंदोलन आरंभ किया, उस आंदोलन को एक रूप दिया। अगर हम कहें भदंत देवमित्र अनागारिक धर्मपाल जी ने, और उसकी किरणें लाभान्वित होती हैं। हमारा भारत भी उनसे लाभान्वित होता है। और महाबोधि सोसाइटी की स्थापना के साथ ही भारत में बुद्धिज्म की जो रश्मियाँ थीं पुनः दिखाई देने लगती हैं और भारत में एक पूर्व पीठिका बनना आरंभ होती है। तो ये सोशली एंगेज बुद्धिज्म का एक हिस्सा था। और दूसरा अगर हम देखें इस क्षेत्र में, हाँ, कंबोडिया में महाभूषानंद जी का आंदोलन था। तो वियतनाम में थिक नथ हन्य जी का आंदोलन, तिब्बत में परम पावन दलाई लामा जी, थाईलैंड में सुलुक सिवरक्स का आंदोलन, इसी के तरह जापान, कोरिया, ताइवान इत्यादि देशों में भी इसने अपना विस्तार पाया। और सने सने आज ये जो सोशली एंगेज बुद्धिज्म है एक जागृत और क्रियात्मक बौद्ध धर्म के रूप में स्थापित हो चुका है। तो इस तरह से जो बुद्धिज्म का एक नया स्वरूप पूरी दुनिया में लोगों के सम्मुख आया है, वो बहुत ही बेहतरीन और एक स्पेसिफिक, मैं ऐसे नहीं कह सकते कि वो परंपरा से हटके है, वो तीनों परंपराएं उसमें समाहित हैं। चाहे थेरवाद की हमारी परंपरा हो, चाहे महायान की परंपरा हो और वज्रयान की परंपरा हो। क्योंकि हम बौद्ध धर्म के उद्भावक देश हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी परंपरा का विरोध ना करें, सारी परंपराओं को अपने में समाहित करते हुए उसकी व्याख्या पद्धति को आगे लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे लिए चाहे तिब्बत या भूटान या मंगोलिया का जो वज्रयान है वो भी उतना ही प्रशंसनीय है, वो उतना ही वंदनीय है जितना हमारे लिए वियतनाम, चीन, जापान और कोरिया का महायान है। और कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इन देशों का जो थेरवाद है। और हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हमारे यहाँ के जो भिक्षु लोग हैं, जो लामा लोग हैं, इस परंपरा को अनवरत बढ़ा रहे हैं और हमें उन सब का शुक्रगुजार करना है। क्योंकि ये जो परंपरा है वो 1, 2, 3 व्यक्तियों के आंदोलन से नहीं चलती है, इसमें कई सारी पीढ़ियों का एक कंट्रीब्यूशन होता है। और क्योंकि भिक्षु रहते हैं, चिवर दिखाई देता है तो धम्म जागृत रूप में दिखाई देता है। तो हम सर्वप्रथम तो इस सामाजिक सक्रिय बौद्ध धर्म को बढ़ाने में उपासकों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अदा भारत में जो विशेषकर अभी किया है बाबा साहब की धम्म दीक्षा के बाद में, क्योंकि लोगों ने विशेष अपने अपने टर्म के लिए अपने अपने हिसाब से चीज़ों की व्याख्याएं की हैं। और कोई हम बुद्धिज्म पर ऋण नहीं कर रहे हैं। कोई अगर ये कहे कि मैंने बुद्धिज्म के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, हम ऐसा नहीं है कि हम ऋण कर रहे हैं बुद्धिज्म पे, हम अपने आप को सुधार रहे हैं बुद्ध के माध्यम से। हम भी तो पूरी दुनिया में अपने आप का नाम कर रहे हैं बुद्ध के माध्यम से। अगर आप एक घड़ी के लिए सोचिए, सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म के लिए इतना काम नहीं किया होता तो क्या दुनिया के लोग उनको जान रहे होते? राजा तो बहुत हुए, हमें क्या पता थाईलैंड के कितने राजा हुए, श्रीलंका के कितने राजा हुए, किसी देश में कितने राजा हुए, पर सम्राट अशोक को पूरी दुनिया क्यों जानती है? एक बुद्ध के माध्यम से।
और ये आशा कीजिए कि 200 साल बाद जब बाबा साहब का मूल्यांकन किया जाएगा पूरी दुनिया में, उस समय ना तो संविधान याद रहेगा, ना लोगों को ये याद रहेगा उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया और क्या किया, क्योंकि चीज़ें ये बदल जाएंगी। पर ये जरूर याद रहेगा, कोई एक व्यक्ति था जिसने भारत में पुनः धम्म चक्र का प्रवर्तना की थी, धम्म चक्र को पुनः गति दी थी। तो ये जो सोशल एंगेज बुद्धिज्म का रूप है, वो स्वरूप है जो निकल के आ रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में बस मैं कुछ समस्याएं रख रहा हूँ, जिन समस्याओं पे हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं, क्योंकि सोशली एंगेज बुद्धिज्म जैसे जैसे भारत में बढ़ेगा, भारत में कई समस्याएं आनी है, क्योंकि आपका जो मूवमेंट और मिशन है वो थोड़ा सा हटके है। तो उसमें 2 समस्याएं आपको बहुत प्रमुख आने वाली हैं। अभी तक हमने इस पर कभी चर्चा किसी भी मंच से, किसी भी चीज़ों से नहीं की है। बौद्ध और मुस्लिम संघर्ष की समस्या, इस पर हम साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये समस्या आज पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है। जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट कंट्री है और वहाँ पे माइनॉरिटी में भी अगर इस्लाम है, तो वहाँ ये समस्या कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो उस कन्फ्लिक्ट को हम पीस में कैसे बदलें, और वहाँ जैसे हम श्रीलंका में इस समस्या को देख रहे हैं, बर्मा में इस समस्या को देख रहे हैं, वियतनाम में देख रहे हैं, चीन के हिस्सों में कुछ कुछ जगह ये समस्या देखी जा रही है, ताइवान में भी ये समस्या देखी जा रही है, इंडोनेशिया मलेशिया में भी हम इस समस्या को देख रहे हैं, सब जगह ये समस्याएं विद्यमान हैं। तो ये तो विद्वानों का विषय है, विद्वान इस बात पर भविष्य में चिंतन मनन करें कि हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है कि बौद्ध धर्म में विभिन्न धर्मों के लोग आ रहे हैं, भारत में भी ऐसा हो रहा है, विभिन्न जाति धर्मों के लोग बुद्धिज्म में सम्मिलित हो रहे हैं। जब वो आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अपनी पूर्व मान्यताओं को साथ में लेके चले आते हैं। तो उन पूर्व मान्यताओं से हमें बुद्धिज्म को कैसे सिक्योर करना है, शेप करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बज्जी पुत्रों का एक पूरा संघ खड़ा हो जाए और वो बुद्धिज्म में फिर से कुछ नई चीज़ों को एंटर करने की कोशिश करें, कि उसके बाद फिर अब तो जरूरी नहीं है कि हर काल में कोई शब्द कामी जी जैसे महाथेर पैदा होंगे जो इन समस्याओं को हटा के दूर कर देंगे। तो हमें अभी से उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन समस्याओं को, कि जब भी कोई व्यक्ति बुद्धिज्म में आए तो उसका एक कोड, पैनल कोड बनना चाहिए बुद्धिज्म का, लोगों के लिए रूल रेगुलेशन बनने चाहिए। तो उसके लिए महाबोधि सोसाइटी ने एक आंदोलन तो आरंभ किया था। देखिए वो आंदोलन कितने आगे और गति पर प्राप्त करता है, क्योंकि हमारा इंडियन पैनल कोड जिस तरह से मतलब हिंदू कोड लॉ है या फिर मुस्लिम लॉ है, उस तरह का हमारा बुद्धिस्ट लॉ नहीं है कि हमारे जो बौद्धों के ऊपर उस लॉ को कैसे लागू, अभी भी हम हिंदू लॉ से ही विनियमित होते हैं। तो हमारा भी एक सेपरेट लॉ होना चाहिए, उस लॉ के तहत हमारे ऊपर रूल रेगुलेशंस बनने चाहिए, शादी विवाह से लेकर या जो भी और चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों की। तो ये कुछ समस्याएं जो बेसिकली हमारे सोशली एंगेज बुद्धिज्म के साथ में जुड़ी हुई हैं, आने वाले समय में हमें इन्हें फेस करना है और इन चीज़ों का अभी से हमें सावधान रहना है कि इन चीज़ों का हम कैसे और किस प्रकार से जवाब दे पाएंगे और इन चीज़ों को कैसे हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, विशेषकर आयोजक महोदय आदरणीय प्रफुल्ल सर और राजेश चंद्रा सर और पाठक सर का, कि मुझे उन्होंने ये मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।